आदाब, मैं हूं अंशु नैथानी। हाजिर हूं हिंदुस्तान के सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस की। जी हाँ, आपको याद ही होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में जब जापान के शहर ओसाका में G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, तब डिजिटल इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिग्निफिकेंस पर काफ़ी जोर दिया था और इस बात का इशारा भी किया था कि इन दोनों एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट 5 आईज़ पर डिपेंड करती है, यानी इंक्लूसिवनेस, इंडियनाइजेशन, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इंसानों की तरह सोचने, काम करने और सीखने के काबिल मशीनें तैयार करना है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की बदली हुई दुनिया में जहां हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धूम है, आज़ादी के 75 वर्षों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक में किस मकाम पर खड़े हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और साथ ही हमारे को इसके साथ एडजस्ट करने, इसको अडॉप्ट करने और एकोमोडेट करना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। इन्हीं सब बातों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर स्टडीज़ इन साइंस पॉलिसी के चेयरपर्सन प्रोफेसर माधव गोविंद, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में फैकल्टी प्रोफेसर रितु गुप्ता, नमस्कार, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के डीन डॉक्टर अंकित चौधरी। आप तीनों का ही बहुत बहुत वेलकम है हमारी इस खास पेशकश में। माधव जी, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा, आज हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बात हो रही है, हर कोई इसको जानना चाहता है, खबरों में भी हम इनको सुनते हैं, लेकिन अभी भी ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आम लोगों को पता नहीं है। तो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आप बता सकेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और पूरी हमारी सिविलाइजेशन के लिए ये कैसे एक रेवोल्यूशन साबित हो सकती है? जी अंशु जी, ये एक बहुत ही करेंट टॉपिक बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये है कि मशीन लर्निंग की बात होती है कि मशीन भी ह्यूमन बीइंग की तरह क्या सीख सकता है, क्या सोच सकता है और डिसीजन ले सकता है। ये जो धारणा बनी है ये वैज्ञानिकों को इस आधार पर बनी कि जब मनुष्य सोचता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करता है और कुछ लॉजिक और रीजनिंग का प्रयोग करता है, यानी जो हमारी सोचने की जो प्रक्रिया है वो मैकेनिकल होती है। तो वो मैकेनिकल प्रक्रिया तो मशीन भी उस तरह से लर्निंग कर सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिसीजन कैसे लिया जाता है वो 2 बात पर होती है। एक होता है इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, दूसरा लॉजिक होता है या रीजनिंग होती है। इसकी शुरुआत डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग में एक होता है डीप लर्निंग की प्रक्रिया, और उस डीप लर्निंग का अर्थ ये है वो जो हमारी ब्रेन में होते हैं, तो ब्रेन में न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है और ह्यूमन भी उनको डिसीजन लेता है। उसी को लेकर न्यूरल नेटवर्क जो बनाया गया मशीन लर्निंग का, उसी के आधार पर ये इनेबल करने की कोशिश की जाती है कि मशीन भी ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सकती है और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग कर सकती है। हालांकि इसकी शुरुआत जो है 1950-60 के दशक से भी हो गया था, लेकिन उस समय ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर उस समय थे उनकी कंप्यूटर की मेमोरी कम थी और दूसरा कंप्यूटर कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता था, वो उसकी मेमोरी नहीं रहती थी, वो उसको ये नहीं मालूम होता था कि क्या कमांड पहले दिया गया। लेकिन 70-80 के दशक में आते आते कंप्यूटर में इतना ज़्यादा परिवर्तन आया कि उससे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी बढ़ गई और जो उसके लर्निंग की कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती रही। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज हम जब बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग का सोचने का जो तरीका है उसी को हम एक सब्स्टिट्यूट के रूप में या उसको और ज़्यादा बढ़ाने के रूप में हम कर रहे हैं। जी,
अंकित जी, यहाँ आपसे हमारा एक सवाल होगा कि जिस तरह से माधव जी बता रहे थे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का मशीन में किस बखूबी से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ह्यूमन बिहेवियर के साथ, ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कैसे सिंक्रोनाइज होती है और किस तरह से दरअसल काम करती है। किसी प्रोग्राम को या किसी रोबोट को, तो हम उसे देखते हैं कि क्या ये हमारे किसी काम आ सकता है ह्यूमन लाइफ में, और हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, तो हम उसको इसी तरह से प्लान करते हैं कि जो ह्यूमन के तरीके से या ह्यूमन के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट में ये फिट हो सकता है, उसी के हिसाब से उसको बनाया जाता है। एआई की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, काफ़ी सारे पार्ट हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल चैटबॉट्स, हमारे यहाँ आजकल नॉर्मल लाइफ में गूगल पॉइंट, सीरी, एलेक्सिया, बहुत सारे चैट बॉक्सेस हैं जो आजकल हम यूज़ करते हैं और हमारी डेली लाइफ में भी होते हैं। इसके अलावा रोबोटिक्स है, डेटा साइंस है, कंप्यूटर विज़न है। आजकल हम ऐसी कार पसंद करते हैं कि हम आगे वाली कार का नंबर जस्ट ट्रैक करें और मेरी कार अपने आप उसको फॉलो करे। ये बड़ा आसान हो गया है। ड्राइवरलेस कार आ गई हैं, सेमी ड्राइवरलेस कार आ गई हैं। तो जो लाइफ हम जी रहे थे या जो लाइफ हम जीना चाहते हैं, उस ब्रिज को पार करने के लिए, उस गैप को कम करने के लिए एआई एक टूल की तरह हम उसको यूज़ करते हैं। और सिंक्रोनाइजेशन के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स जो डे बाय डे डेवलप हो रही हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें काफ़ी आसान कर दिया गया है। एआई हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, आजकल ये कहना बड़ा मुश्किल है। स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाती थी, अब ब्रेन ऑफ थिंग्स चल रहा है। हम कहीं से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो हम सोचते हैं, अभी हमें अगर नोट्स बनाने हैं, आई नीड नॉट टू राइट 5 पेज, मैं बोल सकता हूं और वो अपने आप लिख सकता है और प्रिंट भी दे सकता है, किसी को भेज भी सकता है। जो काम करने की कैपेसिटी थी वो बढ़ गई है और काम वही हो रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। कोई फुल्ली ऑटोमेटेड भी नहीं है कि कोई किसी को मैं दे रहा हूँ और उसमें कुछ एरर का चांसेस है, मैं ही कर रहा हूँ। तो ये एक टूल है और इसने लाइफ को काफ़ी आसान बना दिया है। तो कह सकते हैं कि जैसे कि एक ही क्लिक के साथ या एक ही थॉट के साथ हमारी सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से हो सकती हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बताने की कोशिश कर रहा है। ऋतु मैम, यहाँ आपसे मेरा सवाल होगा कि जब भी कोई नया इनोवेशन आता है तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं कि यानी कि आज तो हर किसी के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, यानी एक इशारे में वो कुछ भी अपनी चाहत उसमें रख सकता है और उनको लगता है कि कुछ ही पलों में ये चीज़ें साकार हो जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस समय में क्या गुड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो इसके कई चैलेंजेस से हमें बचा सकती हैं या खतरों से हमें बचा सकती है? हाँ, देखिए, जहाँ तक अंशु जी, जैसा अंकित जी ने बताया, टेक्नोलॉजी स्मार्टली काम करती है। उसका एल्गोरिदम और जो चीज़ें उसको बनाने में लगती हैं, प्रोग्रामिंग में लगती हैं, वो हम सबको अट्रैक्ट करती हैं। सो गुड पॉइंट्स, जैसा अभी उन्होंने कहा भी कि यह समय बचा सकता है, शीघ्रता से काम करता है, बड़ा पॉजिटिवली हमारे लिए काम करता है, क्लिक ऑफ बटन पे काम कर सकता है। तो इस तरह की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, लाइक ऑटोमेटेड कार्स we have. So the kind of technologies that have come into due to this artificial intelligence, like weather forecasting, so financial predictions, so the kind of algorithms that have been devised, उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत आसान बना दिया है। फाइनेंशियल अगर हम उनकी बातें करें, जो जिस तरह से आप खर्चा करते हैं, अगर आपको कोई चीज़ शॉपिंग करनी है, अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी ने सारी हमारी चीज़ों को आसान करके हमारा समय बचाना, जो क्योंकि हम इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, सो वो इंसानों की तरह जब सोचने की क्षमता और या दिमाग विकसित हो जाता है उसी तरह से मशीन का, तो फिर वो हमें किसी भी कार्य में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। माधव जी, यहाँ आपसे एक मेरा सवाल है कि मशीनें जिस तरह से पहले काम करती थी तो इंसान उनको कमांड देते थे। जैसे कंप्यूटर ज़रूर कहा जाता है कि इंसान से भी तेज़ उसका दिमाग है और कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ काम होता है, यानी कि डिसीजन लेने की भी पावर यहाँ पर दे दी जाती है। तो क्या लगता है कि इसके कितने चैलेंजेस हो सकते हैं, कितने फ़ायदे भी इसके हो सकते हैं? जी अंशु जी,
देखिए, टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट हम देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि टेक्नोलॉजी हम क्यों डेवलप करते हैं। टेक्नोलॉजी, जितने भी टेक्नोलॉजी हम आसपास देखते हैं उनका एक पर्पज़ ये होता है कि जो ह्यूमन की कैपेसिटी है उसको हम इन्हेंस करें। अगर हम तेज़ दौड़ सकते हैं तो दौड़ने के लिए हमने कार बनाई, मोटरसाइकिल बनाया, एरोप्लेन बनाई, ये बनाई, यानी हमारी मोबिलिटी को एक्सीड करते हैं। इसी तरह से अगर कंप्यूटर में देखें तो मेमोरी जो था, ह्यूमन का एक मेमोरी था कि इतना कर सकते हैं, और कंप्यूटर जो है हमारी कैलकुलेशन की जो प्रक्रिया होती है बहुत तेज़ी से कर सकती है। एक आदमी जो पहले कैलकुलेटर से करता था अब वो कंप्यूटर से करता है। अभी तो इतना फास्ट कैलकुलेशन आ गए हैं कि वो बिलियन एंड ट्रिलियंस जो पॉइंट ऑफ डेटा होता है उसको कैलकुलेट कर देता है। तो इस प्रकार की जब चीज़ें बढ़ती जाती हैं टेक्नोलॉजी का, तो वो टेक्नोलॉजी ह्यूमन को रिप्लेस करता है कि अब हमें वहाँ पर ह्यूमन बीइंग नहीं चाहिए, बल्कि वहाँ पे कंप्यूटर ऑटोमेटिक वो काम कर सकता है। लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करते हैं तो एक पॉइंट आता है ह्यूमन डिस्क्रिशन का, कि अगर वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है तो उसको जो कमांड दिया गया है वही काम करेगा, लेकिन अगर कोई दूसरी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर वो कमांड कंप्यूटर काम नहीं करेगा, रोबोट काम नहीं करेगा, मशीन काम नहीं करेगी। तो फिर हम एज ए ह्यूमन बींग्स हम उस सारे सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं, क्या सिचुएशन बन सकती है, और वो सारे कमांड हम उस मशीन को देते हैं, टेक्नोलॉजी को देते हैं, जिससे अगर वैसी कंडीशन आती है तो वो उसको ऐसा डिसीजन ले सके। आप एक सिंपल टेक्नोलॉजी देखिए, पहले जो ट्रेन में था या बसों में वो उसमें से कंडक्टर होता था जो आपको टिकट को काटता था, लेकिन अब आपको अगर एक स्वाइप स्मार्ट कार्ड दे दिया गया और एक मशीन पर एंट्री गेट पर लगा दिया गया, आपने उसको स्वाइप कर दिया तो आप एंट्री कर लिए, फिर वहाँ पर वो ह्यूमन बीइंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसे आते हैं कि कुछ समाज के ऐसे लोग होते हैं जो शायद उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी में भी फॉल्ट हो सकती है या कोई और भी रीज़न हो सकता है, तो वहाँ पर ह्यूमन डिस्कशन, अगर कोई टिकट कलेक्टर है, ह्यूमन बीइंग है, तो उसको काम कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट तो ह्यूमन बीइंग का कर सकता है, लेकिन वो सारी सिचुएशन को टेक्नोलॉजी अभी विजुलाइज नहीं कर सकता है कि वो कैसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अभी जैसे अंकित जी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो है ड्राइवरलेस कार बनाने के लिए किया जा सकता है, और ये बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि सारे कार या जो भी हमारे व्हीकल्स हैं वो ऑटोमेटिक ड्राइव होंगे। क्वेश्चन होता है क्या वो एक्सीडेंट नहीं करेगा? ये पॉसिबल है कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा ड्राइवर होगा, एक्सीडेंट उसके कम होंगे। ऐसा जो एल्गोरिदम डेवलप किया गया है उससे ये पता चला है कि ऐसे कार की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब ऐसे कार की पॉसिबिलिटी हो जाती है तो एक दूसरा चीज़ आता है, क्या उसके अंदर ऐसा इमोशंस भी होंगे, कॉन्शसनेस होगी कि नहीं होगी। तो इंटेलिजेंस में जब हम अगर उसको डिफाइन करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी में, तो इस प्रकार के चैलेंजेज अभी आएंगे कि उसका इमोशन होगा कि नहीं होगा, कॉन्शसनेस उसका होगा कि नहीं होगा, गुड एंड बैड का जो क्वेश्चन होगा वो उसके अंदर ऐसे डिसीजन ले पाएगा नहीं ले पाएगा, मोरलिटी उसके अंदर होगी, इथिक्स का उसका कंसर्न होगा। ये सारे चैलेंजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने जा रहे हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक पूरी दुनिया के सामने आने जा रही है, और वो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन के में हो, एग्रीकल्चर में हो, डिफेंस के क्षेत्र में हो, प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में इसका बहुत बड़े पैमाने पर इसका योगदान होगा। तो कह सकते हैं अंकित जी कि ये एक तरह से हमारी जनरेशन के लिए एक लीप फॉरवर्ड है, यानी कि एक बहुत बड़ा कदम है जो हमें आगे ले जा सकता है, कई साल आगे ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किन किन एरियाज़ में इस्तेमाल हो रहा है और क्या भविष्य देखते हैं? ख़ासतौर पर जिस तरह से बात कर रहे थे माधव जी, अगर हम बात करें हमारे एग्रीकल्चर या फिर हमारे फाइनेंशियल मैटर्स में, या फिर अगर कहें कि मेडिकल फील्ड में, इन सब फील्ड में कितना अच्छा इस्तेमाल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? इंडिया में एआई काफ़ी एडवांस है। इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर एआई में डेवलपमेंट भी होता है और यूज़ भी होता है। एआई काफ़ी फील्ड में यूज़ होता है। आपने जैसे कहा मेडिकल फील्ड, बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होना बाकी है। फाइनेंस में बहुत अच्छा काम हो रहा है एआई में। एग्रीकल्चर में उतना यूज़ नहीं हो पाया है ग्राउंड लेवल पर, ऑल्दो वेदर प्रेडिक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन में काफ़ी काम चल रहा है। इसमें जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, इसरो है, वो भी काम कर रहे हैं, नीति आयोग भी काम कर रहा है, इसके अलावा साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं
लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर के फील्ड में या मास हमारा जो नॉर्मल पब्लिक है उसके नॉर्मल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ होना अभी आगे होना बाकी है। मेडिकल के फील्ड में हम ये देखते हैं कि नॉर्मली एक आदमी एमआरआई करा के लाता है या एक्सरे करा के लाता है, फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाता है कि आप बताइए मेरे एक्सरे में या मेरे एमआरआई में क्या इश्यू है। डॉक्टर अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता सकते हैं कि आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है। 2-3 डॉक्टर अलग अलग ओपिनियन भी दे सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस या उनका जो भी उन्हें दिखाई दे उस समय, और वो उस हिसाब से वो सही भी हो सकते हैं। इसी चीज़ को अगर हम एआई के थ्रू करें, जिसको हम ऑटोमेटेड मेडिकल डायग्नोसिस बोलते हैं, या आप किसी एक एक्सपर्ट सिस्टम जो एआई बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम है उसको मैं एमआरआई का अपना इमेज दूं, वो बता सकता है कि बेस्ड ऑन द डेटा, मैंने 100 लोगों का डेटा पहले देखा है, सिस्टम आपको बता सकता है और आपके में ये प्रॉब्लम दिख सकती है, तो वो उसको अर्ली एनालिसिस कर सकता है। हमारे देश में जितनी प्रॉब्लम है, चाहे कैंसर की हो या बोन रिप्लेसमेंट की हो या बोन में कुछ ब्रेक हो गया है, या स्किन डिजीज़ जो आजकल काफ़ी चल रही हैं ड्यू टू आवर न्यू लाइफ स्टाइल, वो काफ़ी अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा मेडिकल सर्जरी में, रोबोटिक सर्जरी में, लेसिक लेज़र में काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसमें हमें एआई की वजह से काफ़ी प्रिसीजन हासिल हो गया है और जो एरर के चांसेस थे वो काफ़ी कम हो गए हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या प्रेडिक्शन होगा कि बजट किस तरह से स्पेंड किया जाना चाहिए, कहाँ पे कितना स्पेंड हो सकता है या कहाँ पर कितने चांसेस ज़्यादा हैं किसी चीज़ को यूज़ करने के, वो अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। ऑल्दो एज आई सेड, हर जगह इंडिया में स्पेशली, बाकी वर्ल्ड में भी स्पेशली इन इंडिया, अभी इम्प्रूवमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एआई, बिकॉज दिस इज़ एवर ग्रोइंग फील्ड, हमेशा इवॉल्व होता रहता है। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती हैं वैसे वैसे अच्छा रहता है। जैसे हम सर्विलांस करते हैं, चाहे बॉर्डर पर करते हो या दिल्ली में बहुत सारे ब्लैक स्पॉट हैं जो दिल्ली पुलिस ने भी छाटे हैं कि ये क्राइम जोन हो सकते हैं। रात को लोग 8 बजे मेट्रो से निकलते हैं, मेट्रो के स्टेशन के बाहर अंधेरा है 2 किलोमीटर तक, क्या हम वहाँ पर ऑटोमेटेड कैमरा लगा सकते हैं जो ऑलरेडी देखें कि कुछ हो रहा है, वो कैमरा अपने आप ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी इस इलाके में ये प्रॉब्लम है। पुलिस के उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से जो वहाँ पे पेट्रोल है, 112 है, उसको ऑटोमेटेड मैसेज जाए कि इस इलाके में ये स्नैचिंग हुई है, उसका एक फ़ोटो अपने आप चला जाए। तो ये बहुत तेज़ी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और उन ब्लैक स्पॉट्स को अवॉइड कर सकता है। एक चीज़ होती है क्राइम एनालिसिस, जो एआई बेस्ड होती है या डेटा एनालिसिस बेस्ड होती है, वर्ल्ड दुनिया भर में होती है, इंडिया में भी अभी चल रहा है कि हम देखें कि किस एरिया में कितना क्राइम होता है, आई एम सेइंग पिन कोड वाइज, किस टाइम पर होता है, किस तरह के उसके लोग या उसका जो मॉडस ऑपरेंडी क्या है वो कौन करता है, और उससे बहुत आसान हो जाता है किसको ट्रैक करना, उनको रोकना। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग। और उसके बाद हम उन चीज़ों को काफ़ी कम कर सकते हैं। ये दुनिया भर में चल रहा है। तो हर फील्ड में, मेरी पर्सनल लाइफ से, मेरे वर्क प्लेस से, सड़क पर जाने से, एनवायरनमेंट में, हर जगह एआई आज बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। तो उपयोग तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, फ़ायदे भी इसके बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी बेहतरी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, जो जानकारी हमको मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही जब इतनी खूबियाँ होती हैं, तो जैसे कि माधव सर बता रहे थे, मोरालिटी का भी यहाँ पर इशू उठता है कि इथिक्स का ये क्या होगा, ये आगे चल के हमें पता चलेगा। ऋतु मैम, आपसे यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगी कि किस तरह के लीगल इशू इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बात हो रही है उसमें एक एथिकल और मॉरल इशू आ सकता है। तो कैसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डील किया जाएगा, कितने चैलेंजेस यहाँ हो सकते हैं? हाँ अंशु, ये सवाल बहुत ही पर्टिनेंट है कि कानून के सामने क्या क्या चैलेंजेस एआई की वजह से आ रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए, जहाँ एआई यूज़ होगा तो वहाँ उसका मिसयूज़ होने के पूरे चांसेस हैं। आई विल गिव यू जस्ट एन एग्जांपल। प्रिवेसी, देखिए पुट्टू स्वामी की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरा निजता का अधिकार है, माय राइट टू प्रिवेसी, उसकी बात करी। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, समवेयर कैन एनक्रोच अपॉन माय राइट। सो जो ये प्रिवेसी की जो हम बात करते हैं तो उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, जैसे मास तरीके पे जो क्राइम हो सकते हैं, होने की संभावना है, जैसे इंटरनेट फेलियर, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी, थेफ्ट ऑफ डेटा।
सो ये जो सारी चीज़ों की तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ जब भी इसका इस तरह की कोई साजिश हो सकती है, तो वो साजिश भी जिस तरह से इसके उपयोग मास लेवल पे हो सकते हैं, वैसे ही उसी तरह के क्राइम, जैसे अभी अंकित जी ने भी उसको हाईलाइट किया, तो कानून के सामने इस बड़ी चुनौती है। एल्गोरिदम से आप किसी एनालिसिस पर या नतीजे पर हम पहुंच जाते हैं आंकलन से, पर जब हम उस नतीजे पर पहुंचते हैं तो डिसीजन ये क्यों आया, उसका वो सिस्टम ओपेक है। सो इट पोजेस चैलेंजेस फॉर गवर्नेंस, देन इट मे पोज चैलेंज फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हैं। तो ये इतने अहम मुद्दे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। जो चीज़ें कानून से प्रतिबंधित हैं कानून के द्वारा, पर उस तरह का उपयोग अगर लोग इसके बारे में करते हैं और कुछ ऐसे जानना चाहते हैं, जैसे किसी का पर्टिकुलर स्टाइल, जैसे एलेक्सा और सिरी की जब हम बात करते हैं, तो ये जब डेली बेसिस पे जब हम इनको यूज़ करते हैं, तो अगर हम इसमें AI बेस्ड इंटेलिजेंस जो है वो हमारा सारा डेटा चोरी कर सकता है एंड देन कैन बी यूज्ड फॉर स्पाइंग ऑल्सो। तो ये जो सारे चैलेंजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने लेकर आता है। जी, चैलेंजेस तो है ही, लेकिन साथ ही अगर हम कहा जाए कि प्रोग्रेस करने के और आगे बढ़ने के भी बहुत से रास्ते हमको मुहैया कराता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज जब हम आज़ादी के 75 साल मना चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया को किस तरीके से पूरी तरह से बदलाव के रास्ते पर ले जा सकता है, कितना रेवोल्यूशनरी हो सकता है। फील्ड में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से माधव सर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार जो है एक वो डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं कि गांव-गांव तक डिजिटल पेमेंट पहुंचाना है, इन सारी चीज़ों को, यानी कि एक छोटी-छोटी जगह तक भी टेक्नोलॉजी से लोगों का एक सरोकार बना देना है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आर्टिफिशियल ये जो है पूरी चीज़ इंटेलिजेंस, उसमें आप इंडिया को कहाँ खड़ा पाते हैं और किस रफ्तार से हम ग्रो कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत पहले रियलाइज़ किया था और इसको उन्होंने देख लिया था कि कैसे पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बदलाव आ रहा है और पूरी दुनिया के लोग एक पॉलिसी गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क बना रहे हैं। क्योंकि अब हम जो दुनिया बन रही है, जो इंडस्ट्री हमारी बन रही है, सोसाइटी बन रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होगा। अभी जो करंट एस्टिमेशन ये किया जा रहा था कि इसका जो जीडीपी में जो इसका मार्केट वैल्यू है वो करीब $12 बिलियन US है और अगले 2027 तक ये एज्यूम किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये $70 बिलियन से भी ज़्यादा इसका हो जाएगा। इसी तरह से ये और भी कंट्री के लोगों ने, चाइना ने तो ये तक प्रेडिक्ट किया है कि उसका 26% जीडीपी जो है वो यहाँ से आएगा, यूके 12% जीडीपी उसका आएगा। इसी तरह से इंडिया का भी ये कहा जा रहा है कि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया सो 2 से 3% इसकी जीडीपी ग्रोथ में इसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा। तीसरी चीज़ इसका ये है कि आने वाले समय में जो हमारा 50% से ज़्यादा जो वर्क फोर्स होगा वो ऐसे काम में इंगेज होगा जिनकी जो स्किल है वो टोटली डिफरेंट है आज के ज़माने में। तो इसलिए हमें रीस्किलिंग करना पड़ेगा। और इसका देखिए कितना विजन था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का कि एक स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था कि उसमें हमें जो हमारी एग्जिस्टिंग स्किल है उसको हमें चेंज करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक पॉलिसी गाइडलाइंस भी बनाया गया था और वो गाइडलाइंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। उसके लिए उन्होंने 3 स्तर पर काम किया है और उसका एक फ्रेमवर्क, कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नीति आयोग बना रहा है, सारी मिनिस्ट्री के साथ में मिल करके उसमें बनाया जा रहा है। उसमें 2 अप्रोच है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो बेसिक रिसर्च है उसको बढ़ावा दिया जाए, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के जो प्लेयर हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया जाए, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ भी कोलैबोरेशन किया जाए और कुछ डेडिकेटेड ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी इंडिया का रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो पिछले कुछ सालों से इसकी रैंकिंग अच्छी हुई है 2 टर्म में। एक तो ये है कि जो हमारा पब्लिकेशन, एक एनालिसिस बताती है कि 2006 से 2016 के बीच में जो पब्लिकेशन था उसमें इंडिया का पब्लिकेशन पहले 300 या 400 हुआ करता था, अभी वो करीब 3500 से ऊपर हो गया। अब करंट तो ये 5000 से ऊपर इसका पब्लिकेशन आ रहा। साइटेशन वगैरह में वो को दिखाता कि हमारी क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या है, वो क्वालिटी ऑफ रिसर्च में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारा हुआ है। वो तो इस तरह हम देखते हैं कि करीब 8वां या 9वां पोजीशन हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है।
चौथी जो हमारा स्ट्रांग पॉइंट ये है कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा हम स्टेम ग्रेजुएट मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो ग्रेजुएट जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है। ये ऑलमोस्ट अमेरिका के 4 गुना से ज़्यादा है। लेकिन आपका जो हमारा रिसर्च है वो रिसर्च कुछ ही इंस्टीट्यूशन में कन्फाइन है। एक स्टडी ये भी बताती है कि जो अधिकतर रिसर्च हमारे हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो कुछ IITs और ISCs में कन्फाइन हैं। प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि विदेशों में हम देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के डेवलप करने और उनको इंडस्ट्री में उपयोग करने के लिए। वो सेक्टर शायद अभी इंडिया में कम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अगर रिसर्च उसमें देखा जाता है तो 14% है, जबकि पब्लिक का जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर का वो 86% है। लेकिन सभी देशों US वगैरह में भी गवर्नमेंट की फंडिंग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पब्लिक का फंडिंग लेट होता है तो उसी तरह से प्राइवेट फंडिंग भी उसमें आगे बढ़ रहा है। तो अभी इसमें हमें इंडिया गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। तो काफ़ी अच्छे पहलू आपने इसके सारे ही जो भी चैलेंजेस हैं और पहलू हैं हमारे व्यूअर्स के सामने रखे। आप तीनों का ही इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है ddurduspecial@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप कौन हैं?